Hello everyone, very warm welcome to all of you in today's amazing session, and I am Praveen. We are going to talk about one of the marvelous topic and the important one, that is one and only chemical bonding. आज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पूरी की पूरी इतिहास जानेंगे, ऑपरेशन कर डालेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। आज पूरा वन बाय वन समझेंगे। इंट्रोडक्टिव सेशन है आज का, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आज के बाद से हर रोज़ यानी डेली लगभग एक वीडियो आएगी जो कि केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर रहेगी। हम लोग पूरा केमिकल बॉन्डिंग कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। और 0 टू एडवांस लेवल हम लोग जाएंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी क्यों है, ठीक है। ऐसा क्या है केमिकल बॉन्डिंग में। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि एंटायर केमिकल फिनोमेना, जो भी केमिकल फिनोमेना हो रही होती है हमारी केमिस्ट्री में, उन सब को गवर्न हमारा केमिकल बॉन्डिंग करता है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा या जो सबस्ट्रेट होगा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाला है, वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसकी बॉन्ड एंगल क्या है ना, और उनका शेप क्या होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, बॉन्ड का कैरेक्टर कैसा होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में गवर्न करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो भी होता है वो केमिकल बॉन्डिंग होता है। एंड लेट मी टेल यू, आपको अगर पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज़ ना मिला तो डेफिनेटली ये वीडियो मत देखना। ये पूरे के पूरे केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं, फुल यूज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टोटल का टोटल यूज़ है केमिकल बॉन्डिंग का वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि हम लोग बेसिक पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आता है, तो जो भी एक्सेप्शन जो आप याद करते हो ना जीओसी में, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आई इफेक्ट प्लस माइनस आई इफेक्ट, आर और एच इफेक्ट का जो भी आप सीरीज याद करते हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक बार आपको केमिकल बॉन्डिंग आ गया तो। एक्सेप्शन भी कोई मायने नहीं रखते। देखिए, दरअसल कहा जाता है कि केमिस्ट्री बहुत ही एक्सेप्शनल है यार, बहुत ज़्यादा इसमें भर भर के एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्शन नहीं, दरअसल ये कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। एक्सेप्शन के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि लोग नहीं पढ़ पाते और इसको बस रट लेते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो एक्सेप्शन आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, ओके। और सेकेंड थिंग ये है, एक बहुत ही बेहतरीन बात इस चैप्टर की, ये ईजी टू कोरिलेट विद डे टू डे लाइफ है। हम इसे आसानी से अपने डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस अमेजिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बात पहले आती है कि व्हाट द बॉन्डिंग इज। बॉन्डिंग आखिर होती क्या है, क्या होती है बॉन्डिंग, कैसे समझेंगे बॉन्डिंग को, ठीक है। तो बॉन्डिंग दरअसल देखिए क्या होती है। बॉन्डिंग दो पर्सन या दो स्पीसीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बॉन्ड, एक डील होती है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सपोज कीजिए कि मैं हूँ, ओके, और मुझे ये प्यारा समय हूँ और मुझे मनी चाहिए अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसको जाऊँगा, मैं पड़ोसी के पास तो जाऊँगा नहीं, मैं तो सीधे सीधे जाऊँगा बैंक की तरफ, ओके, ताकि बैंक मुझे लोन दे सके, ठीक है। तो अब बैंक मुझे क्या करेगा, बैंक मुझे मनी प्रोवाइड करेगा ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकूँ, ठीक है। और मैं बदले में क्या करूँगा, मैं बैंक को मनी प्लस इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, मनी विद इंटरेस्ट पे करूँगा। और यहाँ पे देखिए एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे और बैंक के बीच में। ये मैं था, मैं किसको अप्रोच किया, बैंक की तरफ, ओके। तो बैंक से मेरी बात हुई, डील हुई, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हम दोनों के बीच में कि बैंक को मुझे क्या देना होगा, बैंक को मुझे मनी देना होगा जिससे कि मैं अपना बिजनेस डेवलप कर सकूं, ग्रो कर सकूं या स्टेबलाइज कर सकूं। एंड व्हेन आई विल कैपेबल फॉर दिस, तो मैं बैंक को मनी के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है। यानी हमारे और बैंक में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक डील हुई, ठीक है, कि जब तक बैंक मुझे मनी नहीं देगा तब तक मैं उसको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, ठीक है। तो हमारे बीच में एक डील हुई। अब मैं और बैंक एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील के लिए बंध गए हैं। दिस इज टर्म्ड एज द बॉन्डिंग, दिस इज
टर्म्ड एज द बॉन्डिंग। इसी को हम बॉन्डिंग का नाम दे देते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में भी ये आसानी से हम जैसे देख लेते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ बंधे होते हैं, लव बॉन्ड में बंधे होते हैं, मैरिज बॉन्ड में होते हैं हम लोग, है ना, बैंक के लोन के बॉन्ड में फंसे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बॉन्डिंग क्या है? एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है दो स्पीसीज के बीच में। ठीक है, सो आई होप अब आपको बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट एट एटॉमिक लेवल। ओके, एटॉमिक लेवल पे चीज़ें क्या हो रही होती हैं देखते हैं। जब हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं यानी केमिस्ट्री लेवल पर जाते हैं, तो जैसा कि मुझे पता है कि दो एटम्स होते हैं, तो सबसे पहले बॉन्डिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं। कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 और 3 एंटिटीज इज टर्म्ड एज अ बॉन्डिंग। अभी मैंने क्लियर कर दिया, 2 एंटिटी या 3 एंटिटी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी डील होती है, डेट इज टर्म्ड एज द बॉन्डिंग। बॉन्ड मतलब बंधा होना, बॉन्ड मतलब बंधा होना। ठीक है, एटम की बात करते हैं, हम एटम की बात कर रहे थे। एटम में कहा जा रहा है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और 3 एटम और मॉलिक्यूल रिलेटेड टू देयर स्टेबिलिटी टर्म्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहने का मतलब हुआ इसका? ये कहना चाह रहा है कि अगर 2 और या फिर 3 एटम या फिर मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी डील होती है, डेट इज टर्म्ड एज द केमिकल बॉन्डिंग। ओके, देखिए जैसे एक एटम ए हुआ, ठीक है, एटम हमारा प्यारा सा छोटा सा एटम है, ठीक है, इसका क्या है, इसकी स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी जो है ना, एनर्जी वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक है। ये इधर उधर उधर घूमता रहता है, स्टेबल है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये दूसरे एटम के पास जाता है, क्योंकि देखिए एटम सिंगुलर फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। और क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, ये वजह है इसकी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे एटम के पास जाएगा, दैट इज़ बी। ओके, अपना दुखड़ा दोनों जानते हैं, दोनों की कंडीशन एक ही है, दोनों सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे कि वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से डील करेंगे, किसके टर्म में, स्टेबिलिटी के टर्म में, ताकि आओ मिलते हैं, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे समझिए कि अगर आपको एक अकेले गांव में छोड़ दिया जाए, है ना, तो आप क्या अकेले वहाँ पर घर भी बना सकते हैं, वहाँ पर खेती भी कर सकते हैं? नहीं, आप उतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और वहीं अगर आप किसी के साथ बॉन्ड बना लें या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लें, यानी 2 पर्सन आ जाएं A + B, तो आसानी से काम हो सकता है। तो थोड़ा एग्जिस्टेंस आपकी बढ़ सकती है, स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, एक बंदा आपकी हेल्प कर देगा दूसरे काम को करने में। ठीक है, तो बॉन्डिंग 2 अलग अलग एटम्स में भी हो सकती है और सेम एटम्स में भी हो सकती है। ओके, तो यही बोला गया है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और 3 एटम और द मॉलिक्यूल रिलेटेड टू देयर स्टेबिलिटी टर्म इज टर्म्ड एज द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए कुछ आगे बात कर लेते हैं कि क्या केस होते हैं बॉन्डिंग के लिए, केस फॉर द बॉन्डिंग यानी कंडीशन फॉर द बॉन्डिंग। तो कंडीशन फॉर बॉन्डिंग के लिए क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है बॉन्ड कैन फॉर्म ओनली व्हेन एनर्जी डिक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी गेट इंक्रीज। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक एटम है ए, ओके, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत कम है, ये दूसरे को अप्रोच किया, ठीक है, दैट इज़ बी। और बी ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बॉन्ड बनाया, दैट इज़ ए बॉन्ड बी। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए, ए बॉन्ड बी, हम क्या बोल रहे हैं, ए इज बॉन्ड विथ बी। ए बॉन्ड बी मतलब ए इज बॉन्ड विथ बी, और बी मतलब बी इन बॉन्ड विथ ए। मतलब क्या हुआ कि ये एक दोनों से म्यूचुअली कनेक्टेड हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हैं, डील है इन दोनों के बीच में, बंधे हुए हैं ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ए बॉन्ड बी। अच्छा, 2 या 2 से अधिक एटम जब आपस में मिल रहे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। तो इसको हम मॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं, क्या देते हैं? मॉलिक्यूल। अब अगर मुझे जाननी है कि बॉन्ड कब बनेगा, तो सीधी सीधी बात हम जान सकते हैं कि मॉलिक्यूल कब फॉर्म होगा, दोनों की बात एक ही है। तो मॉलिक्यूल कहता है भैया हम तभी फॉर्म हो सकते हैं, हम तभी बन सकते हैं जब हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जब हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, यानी हम कुछ देर तक सांस ले सकें, जिंदा रह सकें, और दूसरी बात एनर्जी कम हो जाए।
एनर्जी कम हो जाए। ठीक है, तो क्या कह रहा है मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल कह रहा है कि मेरी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एनर्जी कम है। मतलब बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? एनर्जी कम हो जाए और स्टेबिलिटी ज़्यादा कर जाए। यानी बॉन्डिंग क्या करती है? बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है और एनर्जी को घटा देती है। ठीक है, एनर्जी को घटा देती है। ठीक, तो अच्छा सोचिए, अगर बॉन्डिंग एनर्जी को घटा रही है तो कैसे घटाएगी? जाहिर सी बात है कि कुछ हीट को लिबरेट करेगी, है ना, माइनस हीट कर देगी, कुछ हीट को लिबरेट कर देगी। हीट, अच्छा हीट अगर लिबरेट हो रही है तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? सोचो, हम कहते हैं कि भाई अगर हीट लिबरेट हो रही होती है तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैपन हो रहा होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है यानी हीट लिबरेट हो रही है। यानी हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक। ओके, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। ठीक, तो हम समझ गए कि बॉन्डिंग क्या क्या करता है? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, एनर्जी को डिक्रीज करता है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग इज टर्म्ड एज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड वी नो जब ये ए और बी एक दूसरे से के पास आते हैं तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन हो रहा होता है ना। यहाँ पर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होता है। यानी अट्रैक्शन से क्या होता है? अट्रैक्शन से क्या होता है? इनकी एनर्जी जो है डिक्रीज कर रही होती है ना, इनकी एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही होती है। तो ये हम यहाँ पर एक रिलेशन जनरेट कर लेते हैं इन तीनों के बीच में। ओके, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जितनी कम एनर्जी रहेगी, जितनी भी ज़्यादा कम एनर्जी रहेगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी हमारा बॉन्ड उतना ही मजबूत होता जाएगा। बॉन्ड विल स्ट्रेंथन। ओके, तो हमारे पास एक केस फॉर बॉन्डिंग हमें समझ में आ गई है। चलिए कुछ बात समझ लेते हैं। इससे पहले कुछ एक और टर्म जो कि अभी हमें डिस्कस करना है, और वो क्या है? हमारा क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में कुछ बातें हैं जो क्वांटम मैकेनिज्म हमें बताता है बॉन्डिंग से रिलेटेड। भाई थोड़ा बड़े लेवल पे पढ़ना है हमें, तो हमें कुछ क्वांटम बाबा को लेना पड़ेगा अपने बात में। उनकी भी बात सुन लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बात क्वांटम बाबा की कर रहे थे। तो क्वांटम मैकेनिज्म कहता है कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है, जब दो एटम ए और बी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है? हमारा दो फोर्स काम करता है। कौन कौन सा फोर्स काम करता है? पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा कौन सा काम करता है हमारा? सोचिए, दूसरा हमारा काम करता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन इज द फेवर फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। यही इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है। क्यों? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमारी एनर्जी सबसे मिनिमाइज होती है, सबसे मिनिमाइज एनर्जी होती है। ठीक है, देखिए अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, ओके, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, सपोज मेरे पास ये एक ग्राफ है, ओके, एनर्जी का ग्राफ है, ओके, और हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये कुछ ऐसा है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है? हमें ये बताना चाह रहा है कि भाई यहाँ पर जो हमारा फोर्स है डेट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है फोर्स ऑफ रिपल्सन से।
ओके। और ये जो है ये हमारा स्टेबल पोजीशन है, यानी यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली और द इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके। और ये जो पोजीशन है हमारी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके। तो हमारी एनर्जी कहाँ पर सबसे कम हुई? देखिए एनर्जी हमारी सबसे कम यहाँ पर है ना, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारी एनर्जी सबसे कम होती है, जो कि मोस्ट फेवर करती है बॉन्डिंग के लिए। बॉन्डिंग वहीं से अच्छा बॉन्ड बनता है, वहाँ से स्ट्रेंथेंड बॉन्ड बनता है। क्वांटम मैकेनिज्म का ये कहना था। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की, कि कितने टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम बॉन्ड। बॉन्ड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओके, एंड सेकेंड वन इज वीक बॉन्ड। ठीक, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 एटम के बीच में लगती हैं, दैट इज एटम एटम बॉन्ड। और इंटर मॉलिक्यूलर मतलब ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में काम कर रहे होते हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अच्छा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड वीक होते हैं, क्यों? क्वेश्चन अराइज होता है ना कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए दरअसल क्या होता है, एटम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ताकि एनर्जी कम हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर पाए। इसलिए यहाँ पे चिपक जब भी आते हैं ना, तो ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब वही बात करूँ अगर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड की, ऐसे समझो कि आपने खाना खा रखा है, आपका पेट भरा हुआ है ना। अगर आपसे अब कोई कहे कि खाना खाओगे, तो आप कहोगे नहीं, ज़्यादा नहीं खाएंगे, खाना ही नहीं है। अगर कोई रसगुल्ला दे तो कुछ बात कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, छोटा सा वीक बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर। तो मतलब जैसे मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड को ले लूँ HF, तो यहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये वीक बॉन्ड बनाता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हमारा वीक बॉन्ड आगे जाके 2 बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, डेट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे वीकेस्ट बॉन्ड माना जाता है पूरे एंटायर केमिस्ट्री में। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में काम कर रहा होता है। लेकिन इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, आयनिक मतलब 2 आयनों के बीच में बॉन्ड हो रहा है। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और चौथा मेटालिक बॉन्ड। तो चलिए इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन उससे पहले कुछ और कंडीशन, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बॉन्डिंग के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है, डेट इज टर्म्ड एज द ऑक्टेट रूल या लेविस ऑक्टेट रूल। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइए समझते हैं। लेविस ऑक्टेट रूल क्या कहता है? द टेंडेंसी टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज टर्म्ड एज लेविस ऑक्टेट रूल। लेविस ऑक्टेट रूल कहता है कि सारे के सारे एटम, जितने भी एलिमेंट होते हैं, ओके, एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने की टेंडेंसी रखते हैं। यानी टेंडेंसी टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज टर्म्ड एज द एलिमेंट, इज टर्म्ड एज द ऑक्टेट रूल, सॉरी ऑक्टेट रूल। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, है ना, तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p 6 3s1। ओके, तो ये कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज़्यादा पड़ गया यार। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, हम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, तो हम स्टेबल फॉर्म में आ सकते हैं, यानी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। इनर्ट गैस मतलब नोबेल गैस की बात की जा रही है यहाँ पे, जैसे Ne को ले लेते हैं, नियॉन की। नियॉन 10 होता है और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2
2p6 बस। ओके, तो सोडियम कह रहा है कि अगर मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ओके, सोडियम कह रहा है अगर मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, मैं नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लूँगा, यानी मैं भी स्टेबल हो जाऊँगा। मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके Na+ बना लेता है। ठीक है, ये किसके कॉन्फ़िगरेशन को पा लेता है, नियॉन के। अच्छा, किसको निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन को। अगर ये निकाल रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे बैंक है तो वो तो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन बैंक का कारोबार कब चलेगा, जब कोई पैसा ले भी तो। अगर पैसा कोई लेगा ही नहीं तो बैंक चलाएगी कैसे अपना काम। तो इसके पास आता है Cl, क्लोरीन, प्यारा सा Cl। इसको अगर हम देखें तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ओके, तो इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है यार तो हम नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। Cl का ये कहना है, तो क्या कहेगा कि ये सोडियम के पास जाकर कहेगा एक इलेक्ट्रॉन दोगे भाई, तो सोडियम कहेगा हाँ हम तो देने के लिए तैयार हैं, तो Cl कहेगा हम तो लेने के लिए तैयार हैं, तो फटाक से ये दे देगा इसको, झटक से ये बन जाएगा Cl-। ओके, तो यहाँ पर Na और Cl के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है Cl को, है ना, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, सॉरी यहाँ पे तो Cl न्यूट्रल था ना पहले, यस, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया है और इस बॉन्ड को हम आगे चल के आयनिक बॉन्ड कह देते हैं, यानी Na+ और Cl- आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कंडीशन हो गई ना बॉन्ड फॉर्म करने की। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल कह रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की चाहत होती है, इच्छा होती है, दैट इज टर्म्ड एज ऑक्टेट रूल। देखिए यहाँ पर भी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लीव आउट कर देता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे के सारे बोल रहा है ऑक्टेट रूल की सारे एलिमेंट में एक टेंडेंसी होती है, एक शौक होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ले लें। ठीक है, लेकिन आइए अब उस सेगमेंट पे चलते हैं जो केमिस्ट्री को झूठे बदनाम कर देती है। बात आती है एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस की बात करते हैं ऑक्टेट रूल में, और सबसे पहला एक्सेप्शन तो हमारे पास हाइड्रोजन ही आ जाता है। बगल ही में खड़ा रहता है, कहता है कि हमारे पास तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। हाइड्रोजन के पास डुप्लेट बनाने की कैपेबिलिटी होती है, डुप्लेट बनाने की कैपेबिलिटी होती है, ये ऑक्टेट नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता, सॉरी डुप्लेट है ये। डुप्लेट बनाने की कैपेबिलिटी होती है, यानी H अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे H के साथ शेयर करके H2 बना लेता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, यानी डुप्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ऑक्टेट को वायलेट कर जाता है, लेकिन क्यों लोग इसे एक्सेप्शन मान लेते हैं भाई, जब इतना सा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इतने छोटे से हाइड्रोजन में क्या चाह रहे हैं, पूरा भर भर के सागर डाल दिया जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका ये हो गया न्यूक्लियस, एक ही ऑर्बिट है बेचारे के पास, इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक है पहले से करीब, उसमें से एक और ज़्यादा से ज़्यादा कोई दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, लेने को तो ले ले, कहाँ रखेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन डुप्लेट फॉर्म करता है। ओके, बात करते हैं आगे, और भी सारे इसके एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे आगे हमारे पास हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट क्या कहता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी वो स्टेबल होते हैं, फिर भी वो चंगे मंगे रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 13 ग्रुप एलिमेंट की, 13th ग्रुप एलिमेंट की, 13 ग्रुप एलिमेंट जैसे या फिर थर्ड ए एलिमेंट भी बोलते हैं इसमें, थर्ड ए एलिमेंट, जैसे बोरॉन हो गया मेरे पास, हो गया, और Al हो गया। ये सारे के सारे एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम कहे जाते हैं, क्योंकि इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। अगर मैं बोरॉन की स्टडी करूं तो देखिए, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2, 2s2,
2p1, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अगर मैं इसे फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दूं, फ्लोरीन के साथ मान लीजिए ये बॉन्ड बना लेता है फ्लोरीन के साथ, तो ऐसे में क्या होता है, बोरॉन एक्साइटेड हो जाता है ना, एक्साइटेड हो जाता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके p में डाल लेता है और ये हो जाता है 1s2 2s2 और 1s2 2s1 और 2p2। यहाँ अगर आप चेक कीजिए तो ये हो गया s का और ये हो गया p का। ओके, s में 1 है और p में 2। लेकिन अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो हमारे पास p का एक ऑर्बिटल पूरा एम्प्टी है ना, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन गरीब है इसके पास, लेकिन फिर भी खुश है। क्यों से कि इसके पूरे के पूरे जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनता है तो ये 3 ऑर्बिटल कंप्लीट रहते हैं, फुलफिल्ड रहते हैं, स्टेबल रहता है। ठीक है, हालांकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी स्टेबल है। दैट इज टर्म्ड एज द एक्सेप्शन ऑफ या फिर वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट बोल रहा है हाइपरवैलेंट। देखिए, हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट आगे जाकर के ज़बरदस्त यूज होने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपके नीट, आईआईटी, जेई एडवांस, इनफैक्ट जैम तक में पूछा जाता है, और वो रहता है एक्साइटेशन थ्योरी, यानी कब एक्साइट करेगा कोई एक एटम, है ना, तो ही वो हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट शो करता है। सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूँ हाइपरवैलेंट की। हाइपरवैलेंट क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक्सेस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को भी डांक गया, है ना। हाइपोवैलेंट क्या कह रहा है, मेरी औकात नहीं है ऑक्टेट रूल लेने की। हाइपरवैलेंट क्या कह रहा है, हट, मेरे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत पैसा है हमारे पास, हम अपना ऑक्टेट बहुत ज़्यादा, ऑक्टेट ही कहाँ रखेंगे, हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन कब रख सकते हैं भाई, तब रख सकते हैं जब मेरे पास मेरी साइज ज़्यादा होगी। भाई रखने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि मैं बात करूं अमोनिया की और दूसरी बात करूं मैं फास्फोरस की। अमोनिया कह रहा है, जैसे मैंने बोला कि 15th ग्रुप एलिमेंट हाइपरवैलेंट शो करते हैं, बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अमोनिया नहीं करता, अमोनिया निकम्मा है पूरा, अमोनिया नहीं करता। अरे क्यों नहीं करता, एक्सेप्शन नहीं है ये। अमोनिया इसलिए नहीं करता क्योंकि इसकी साइज छोटी है, इसके पास जगह ही नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ही नहीं है ताकि ये अपना हाइपरवैलेंट शो कर सके, है ना। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस की साइज बड़ी होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जनरली जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 15th ग्रुप एलिमेंट का, वो होता है NS2 NP3। लेकिन जब एक्साइटेशन होती है, जब फास्फोरस एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होने के बाद ये क्या करता है, ये NS1 NP3 और ND1 दर्शाने लगता है। यानी कुल मिला के इसके पास कितने बॉन्ड बन सकते हैं, देखिए ये S, ये P और ये रहा हमारा D। ओके, यहाँ S1, ओके, और ये रहा P1 2 3 और यहाँ रहा D के पास 1। तो टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना सकता है। 5 बॉन्ड बनाएगा तो टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल की हत्या हो गई, ऑक्टेट रूल की हत्या हो गई भाई, हाइपरवैलेंट हो गया ये, ऑक्टेट रूल को भी एक्सेस कर गया। कहा कि ऑक्टेट हम नहीं मानते, हम ज़्यादा रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रख सकते हैं। नाइट्रोजन कह रहे हैं हम भैया गरीब, मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं ऑक्टेट रूल में ही संतुष्ट रहने वाला हूँ। हाइपरवैलेंट कब शो होता है, जब कोई एटम एक्साइट हो जाता है, अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है, देन ओनली ही विल शो और इट विल शो हाइपरवैलेंसी। ओके, मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं P और H यानी हाइड्राइड बनाऊं, ठीक है, तो हमारा PS3 ही बन सकता है। क्यों से कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे इसका भर के यूज़ होता है, मैंने बोला ना एडवांस तक इसका यूज होता है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कब कोई एटम एक्साइट करेगा,
कोई एटम एक्साइट तब करेगा जब उसके पास या फिर उसके साथ जो बॉन्ड बनाने वाला जो पेरिफेरल एटम है वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का हो। सपोज हेलोजन लगा दिया मैंने फास्फोरस के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसकी, ये क्या करेगा, फास्फोरस को एक्साइट करा देगा, फास्फोरस को एक्साइट करा देगा। सपोज कीजिए ऐसे कि मेरे पास जितने पैसे हैं और महंगी कोई सामान है, कोई कंपनी कह रही है कि ये प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस मेरे मनी से ज़्यादा है, ओके तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्साइट हो जाऊँगा उसे लेने के लिए, मैं इधर उधर जहाँ से भी अपनी वैलेंसी खोल दूँगा, पूरा ऑक्टेट भी कंप्लीट से एकदम आगे बढ़ा दूँगा ताकि मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊँ, ठीक है। और अगर मुझसे छोटा यानी 10 रुपये की कोई पेन लेनी है तो मैं अपना ज़्यादा हाथ पैर मारूंगा नहीं ना, सीधे अपने पैंट से निकाला, एक 10 की नोट थमाया, बल्कि 5 रुपये की टिप देकर जाता हूँ कि रख लो, मेरी तरफ से लॉलीपॉप खा लेना, ठीक है। तो यार यहाँ पर हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कैन PH5 कैन बी एग्जिस्ट, सो नो, नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो जैसे कि P और H जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी कम होती है, एक्साइट करेगा ही नहीं, जब एक्साइट ही नहीं करेगा तो PH5 कहाँ से बनेगा। और X की बात करें, X इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मान लो P और O के साथ बन रहा है तो PO यानी ऑक्सो एसिड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी क्या होता है, हाइपर वैलेंट शो करने लगता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी P से बहुत ज़्यादा है। जब भी किसी मेटल में, मैं कहीं पे भी बात कर रहा हूँ, जब भी कोई मेटल या कोई भी एटम है अपने किसी एक्स्ट्रा यानी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, वहाँ पर एक्साइटेशन होना मस्ट है, वहाँ एक्साइटेशन हो सकता है। क्या PF3 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। PF5 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। PH5 एग्जिस्ट करता है, करता ही नहीं कर सकता, औकात नहीं है। PH3 एग्जिस्ट करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है, एकदम अच्छे से करता है। NP3 इसका ग्राउंड लेवल पे ही अपना कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गई कहानी हाइपरवैलेंट की। अब बात करते हैं थोड़ा हम आगे चल के, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। अब है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी सब एक्सेप्शन ही चल रहा है, जिसे लोग कहते हैं रट लो। ये रटने वाला नहीं है, रटने वाला है जी, नहीं रटने वाला ना, ठीक है। बात करते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सबसे पहली बात किसके द्वारा शो किया जाता है, ये पहली बात जान लेते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। पहले परीक्षा, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट दर्शाते हैं ना, यानी कैटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ऐसे कैटायन जिनके कैटायन को यानी सीधी सीधी बात बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट के कैटायंस, ओके, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटायंस जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो अपने क्या करेंगे, अपने रिलेटेड नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। सपोज मैं बात करूं अगर गैलियम की, ओके, गैलियम की अगर बात करूं तो गैलियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1, ओके, हम ये लिखते हैं। और अगर मैं इसका सपोज प्लस दिखा दूं, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, बस 18 इलेक्ट्रॉन, ओके। ये क्या किए, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिए। स्यूडो मतलब झूठ मूठ का, इनर्ट मतलब नोबेल गैस, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, नोबेल गैस है नहीं, बस उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिए, मतलब कि हम स्टेबल हो गए, मतलब कि हम है भेड़िया और हम पहन लिए शेर की खाल, हम स्टेबल हो गए, ठीक है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट ऑक्टेट रूल को वायलेट कर जाते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, भैया 8 होना चाहिए, ये कह रहा है नहीं हम नहीं मानेंगे, हम 18 रखेंगे, कोई मतलब का कुछ नहीं, मतलब ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। बात आगे करते हैं कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। देखिए अब तक ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है कि
8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज इवन नंबर, ओके, इवन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलो नहीं मान रहे हो, डिफिशियंट हो, तो भी तुम 6 रख सकते हो। सपोज हाइड्रोजन डुप्लेट्स बना रहा है, फास्फोरस 10 बना रहा है, यानी पेंटावैलेंसी शो करने के बाद भी 10 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। अब कुछ एलिमेंट है, कहे हम इवन ही कहाँ रखें, हम ऑड भी तो रख सकते हैं, हमारी हिम्मत है ऑड रखने की। कहा कि फिर हम क्या कर सकते हैं, बस हम तुमको अपने कैसे कह देंगे तुम वायलेट कर रहे हो, बस और कुछ नहीं कर सकते हम। सपोज कीजिए बात कर रहे हैं NO की, NO की बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो N के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और O के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कराते हैं, ठीक है। ये हो गया 5 और दो इसने बॉन्डिंग कर ली और ये इसका लोन पेयर के तौर पे यहाँ पे है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन का तो ठीक भी है 8 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन नाइट्रोजन को अगर आप चेक कीजिए तो 3 और 7 कुल मिलाकर के 3 और 4 कुल मिलाकर के 7 इलेक्ट्रॉन है। ये तो ना ऑक्टेट तो कंप्लीट किया ही नहीं, फिर भी शेरबाजी की बात कर रहा है और कह रहा है 7 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, यानी ये ऑक्टेट रूल का वायलेशन है, फिर भी स्टेबल है, ओके, फिर भी स्टेबल है। तो इसलिए यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल विल बी वायलेट द ऑक्टेट रूल, ओके। तो हमारे यहाँ एक्सेप्शन खत्म हो जाता है। आगे बात करते हैं कुछ बॉन्ड के बारे में, डेट इज आयनिक बॉन्ड, ओके। हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का सबसे पहला टॉपिक, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का सबसे पहला टॉपिक डेट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में अभी डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड एक तरीके से नाम से में ही है, जैसे आयनिक मतलब आयन और बॉन्ड मतलब बॉन्ड या कॉन्टैक्ट। दो आयनों के बीच में बॉन्ड या दो आयनों के बीच में कॉन्टैक्ट इज टर्म्ड एज द आयनिक बॉन्ड, ओके। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक सोडियम है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था। सोडियम क्या था हमारे पास 1s2, या फिर सीधे सीधे लिख दूं कि नियॉन का 10 और 3s1, ओके। ये रहा मेरा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात कर रहे हैं Cl की। Cl क्या है हमारा नियॉन 10 और 3s2 3p5, ओके। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ हमारा ओके यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो क्या करेगा सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके Cl को दे देगा, ठीक है। तो Na+ हो गया। Na+ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। और Cl-, देखिए Cl अब माइनस हो गया, यानी एनायन बन गया। और वो क्या हो गया, वो भी क्या किया, ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, है ना। तो 17 से 18 हो गया, 11 से 10 हो गया। टोटल मिलाकर के दोनों स्टेबल हो गए और दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कॉन्टैक्ट हुआ है ना। अब ये तो ये नहीं कह सकते ना कि ठीक है हम दे लिए तुम ले लिए चलते हैं बाय बाय शेयर, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, डेट इज NaCl। इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं क्योंकि दो आयंस के बीच में बॉन्ड बना है। देखिए ये रहा बॉन्डिंग Cl- के बीच में, Na+ Cl-, ओके। तो दिस इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड में यही होता है। कुछ बात कर लेते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। कंडीशंस मेन बात की होती है, कंडीशंस होती है भाई कि ये जो बॉन्डिंग होती है ना, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या बोला मैंने, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच में होती है। इन दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है डेट इज टर्म्ड एज द आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक फॉर्म का बॉन्ड होता है, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज द आयनिक बॉन्ड। बस हमारा यही था। आयनिक बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वॉट एवर इन द केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, सबसे वीक बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है, ठीक है।
दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच में ये लग रहा होता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा अब आगे। हमारा आयनिक बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है। बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक है, ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की तरह, या उसका एक टाइप होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि एक लार्ज सेक्शन है हमारे एक चैप्टर का, इसलिए मैं उसे कल डिस्कस करूंगा या आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की दो एटम्स के बीच में। जब शेयरिंग होती है, शेयरिंग मतलब सपोज कीजिए कि आपके पास एक रूम है। ओके, आप दो मित्र हैं, दो फ्रेंड हैं, और दोनों रूममेट बन के रहना चाहते हैं। भाई एक रूम को का मान लीजिए रेंट आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, तो दो लोगों के साथ आप रूम शेयर कर रहे हो। तो दैट इज़ सपोज कीजिए आर है और दूसरी तरफ पी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में रूम शेयर हो रहा है। ठीक, तो आर कहेगा दिस इज़ माई रूम, किसी दूसरे से बात करेगा तो, अपने पार्टनर से थोड़ी ना बोलेगा वरना मार पड़ जाएगी। ओके, पी भी बोलेगा दिस इज़ माई रूम, चलो मेरे रूम पे चलते हैं। ओके, रूम दोनों का है लेकिन दोनों अपने अपने में कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज टर्म्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सपोज यहाँ पर मैं बात करूँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मान लीजिए एक एक बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन इसे अपने में भी लेता है, हाइड्रोजन भी इसे अपने में लेता है। ठीक है, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और 3 एटम्स। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करता है, यहाँ तो एक दूसरे का ले भी ले रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहता है कि लो भैया लोन पेयर ही ले लो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन शेयर्ड बाय एनीवन टू एनी अदर एटम। सपोज ये ए है, अपना लोन पेयर शेयर किया है, दिया नहीं है, पूरा नहीं दे दिया, लेके भाग नहीं गया, बस शेयर किया है कि रखे रहो, मेरे में ही काउंट होगा लेकिन तुम्हें देता हूँ। ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज, दिस बॉन्ड इज टर्म्ड एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको हम दिखाते कैसे हैं, ए और बी, और क्या किया, ए ने अपना लोन पेयर शेयर किया है ना, तो इसे हम बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे दिखाते थे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से दिखा देंगे कि लो दोनों ले लो, हमें एक भी नहीं चाहिए, तुम दोनों ले लो, लेकिन हमारे में काउंट किए रहना, हमारे खाते वाते में लिखे रहना। ठीक है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कंडीशन समझ लेते हैं। देखिए, दरअसल सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक होता है जो अपना बॉन्ड दे रहा होता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दे रहा होता है, दैट इज टर्म्ड एज द डोनर एटम। ओके, वो डोनर हो गया। और एक होता है जो लोन पेयर को अचीव कर रहा होता है, विच इज टर्म्ड एज द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एटम। ओके, तो एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। तो डोनर के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, डोनर के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है बच्चा कि डोनर को अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखना होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि डोनर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, या दूसरी भाषा में बोलूं तो लोन पेयर होना चाहिए। ओके, जो कि डोनेट कर सके, ऐसा नहीं कि दूसरे से उधार मांगा उसे उठा कर डोनेट कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डोनर एटम के पास खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए जो उसे डोनेट कर सके। एक्सेप्टर की क्या कंडीशंस होती हैं, एक्सेप्टर का एक ही दो कंडीशन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम होना चाहिए। दूसरा ये है कि दो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर यानी रख पाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी एक एम्प्टी ऑर्बिटल, सीधी सीधी बात, एक एम्प्टी ऑर्बिटल। भाई अगर हम दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो तुम्हारे पास कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए दो इलेक्ट्रॉन रखने की, नहीं तो और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, सपोज कीजिए O3,
ओजोन गैस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो ऑक्सीजन आपस में अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अच्छा, एक ऑक्सीजन अभी मुंह देख रहा है, कह रहा है भाई हमको भी चाहिए कुछ, हमको भी दे दो कुछ भगवान के नाम पे, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक ने क्या किया, अपना एक बॉन्ड मैंने वाइट चूज कर लिया, ओके। इन दोनों में से एक ने अपना एक बॉन्ड को इसको ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए पहले दिखा देते हैं, एक बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर्ड हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी भी कितना है इसके पास, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन की 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन में से दो का इसने अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, शेयरिंग कर लिया। अच्छा, अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इसने लोन पेयर के तौर पे शेयर किया दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो इसके पास भी देखिए, अब इसके पास ये लोन पेयर मिला करके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 हो गया। इसके पास भी 1 2 3 4 6 और 8, इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसके पास तो खैर ऑक्टेट कंप्लीट है ही। देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, तो टोटल मिला करके कितने हो गए, सॉरी मैंने ज़्यादा बना दिया इस पर, यस अब दिखाएंगे। ये दो कुल मिलाकर के 8 इस पर भी हो गए, यानी तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तीनों स्टेबल हो गए, यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इसे हम दिखाएंगे कैसे, O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ओके। अगर हम बात करें दूसरे की, सपोज कीजिए हम एग्जांपल में ले लेते हैं N2O की, है ना। N2O को लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है। N के पास एक लोन पेयर होता है, वो O को शेयर कर देता है, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ डेटिव्स बॉन्ड, ओके। एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर होता है। एक्सेप्टर की कंडीशन होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उसको, ठीक है, एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और डोनर के पास क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट रखो भैया, तुम खुद ही गरीब लोगे तो तुम दोगे क्या, ठीक है। और दूसरा कि उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए जो कि वो डोनेट कर सके, यानी डोनेटेबल एक लोन पेयर होना चाहिए डोनर एटम के पास, देन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल बी फॉर्म हियर, ओके। तो आई होप अब आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, अच्छा लगा होगा ये सेशन। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।